साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अभी हम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिल रहा था कि जो आपका एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम है, जो कि ये तो आपका 27 तारीख या कह सकते हैं कि 26 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ये आपका शेड्यूल है और किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज़ खोज रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं, तो उस पे कितना भरोसा कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँगा। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी-जल्दी कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपका ये एएसआरबी का एग्ज़ाम है, आपको पीवाईक्यूज़ इसके नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अपने पेपर जो होते हैं वो मतलब नहीं देते हैं, ठीक है? चाहे इन्होंने पेन पेंसिल मोड से पेपर कराया है और या इन्होंने आपका जब से ये सीबीटी मोड हुआ है, कुछ भी हुआ है, बट इन्होंने किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को नहीं दिया है। या बहुत ही पुराने टाइम पे अगर कोई एक पूरा प्रीवियस पेपर अवेलेबल हो, तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता, बट मान के चलिए 98% आपको जो भी पेपर अगर आपको कोई दिख रहा होगा कहीं चैनल पर या कहीं पर भी या किसी भी वेबसाइट पर, वो मान के चलिए आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। अब वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि इस पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपको नेट मिलने वाला है, ठीक है? और अगर आप एसटीओ या उसका दे रहे हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग नहीं जाऊँगा, बट जो बेसिक यहाँ पे है, आप खुद ही सोचिए कि आपको इन्होंने 2 घंटे का समय दिया है, यानी कि 120 मिनट का ये पेपर है और 150 क्वेश्चन्स आपको करने होंगे, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये है कि टाइम कम है और क्वेश्चन्स ज़्यादा हैं, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको लेस देन 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है? तो इतना आप मान के चलिए, और जो मैंने भी इस पेपर को दिया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक भी इनके क्वेश्चन्स को आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो देते नहीं हैं, हो सकता है कि इस बार कोई वेरिएशन कर दें, तो एक अलग बात है, बट मान के चलिए 95% जो इनके क्वेश्चन्स होते हैं, वो आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन्स होगा, ठीक है? टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा, ठीक है? कि आएगा तो करोगे, नहीं आएगा तो नहीं करोगे। और ऐसे पेपर में आपको समय भी नष्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है। 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में देखने हैं, तो आपका मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको परेशान भी नहीं होना है और आपको वेट करना है कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका 75 नंबर आपको लाना है, क्योंकि ये आपको कोई फेलोशिप तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है? और ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपका रैंक निर्धारित होगा या कुछ होगा, बट अगर आप 75 या उसके अबव आ गए, तो बस आपके रिजल्ट्स पे क्वालिफाइड लिख दिया जाएगा। और अगर आपका जो भी एसटीओ, एसएमएस का एग्जाम है या फर्दर अगर आप कहीं पर रिक्रूटमेंट होता है, तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 150 में 150 कर देंगे, 140 कर देंगे, तो आपको बहुत बड़ा नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा या कुछ प्राइज़ मिल जाएगा। तो स्मार्ट काम करिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो आपको फ़ोकस केवल इतना करना है कि आप 80 नंबर का टारगेट करिए कि मुझे 80 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे नंबर लाने हैं, पहली चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ऐसा भी पेपर नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत सोच के आंसर करना है। और 1 पॉइंट जैसे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपका 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? मतलब 0.5 से थोड़ा कम है। और आईसीएमआर अगर आप पेपर देते होंगे, तो वहाँ पे 0.25 का था। ठीक है? तो यहाँ पे आईसीएमआर से भी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो जैसा कि मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे पुराने जुड़े होंगे, तो मैं कुछ बातें आपको बोलता हूँ कि आईसीएमआर के पेपर में जहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? 2-4-5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं कि भाई मुझे थोड़े 2 ऑप्शंस पे डाउट है, तो चलो मार दो, क्योंकि अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो आपका 0.25 ही कम होगा। बट यहाँ पे रेशियो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को भी मिनिमाइज़ रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप नेगेटिव ज़्यादा करेंगे, तो आपका बहुत मतलब नुकसान होने की संभावना जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन्स लगेगा कि यार इसको कर देना चाहिए, तो उसको ज़रूर करिएगा, बट ये नंबर को बढ़ाइएगा नहीं, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को देने जा रहे हैं, तो घबराना किस बात का भाई? बायोलॉजी है, बायोलॉजी पढ़ के जाइए, उसी को समझ कर जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो जो संस्था एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, ठीक है? पहली बात मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ कि जो संस्था एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, या जो संस्था आपका कृषि के रिगार्डिंग है, या जो चीज़ें आपका बॉटनी ओरिएंटेड है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे एनिमल फिजियोलॉजी पूछेगा, ह्यूमन हार्ट पूछेगा, किडनी पूछेगा या कुछ और चीज़ें पूछेगा। तो कुछ चीज़ें तो आपकी वैसे ही मिनिमाइज़ हो गई कि आपको लास्ट मोमेंट पे जो आपके 4 दिन बचे हुए हैं, आपको वो चीज़ें देखना ही नहीं है, ठीक है? और थोड़ा बहुत तो आएगा, तो वो तो कर ही लोगे भाई, 1-2 क्वेश्चन तो कोई भी बनाने के लिए दे देगा कि ये किसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है या 3 चैम्बर्ड है, तो मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है?
तो कुछ चीजें आपकी वैसे ही मिनिमाइज हो गई। तो जो चीजें आपको यहाँ पे मैक्सिमम देख कर जाना है, वो चीजें आपको ऐसा देखना है कि जैसे कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अभी मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो थोड़ा सा बॉटनी या प्लांट ओरिएंटेड पढ़नी है। इसमें जो आपको बेसिकली जो ज्यादा पढ़ के जाना है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा खासा पूछते हैं, क्वेश्चंस का इनका लेवल होता है। हाँ, एक चीज तो मैंने आपको बताया नहीं, इनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, मैं इसको ना इजी कहूंगा ना हार्ड कहूंगा, ये आपके मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट लेवल का रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जब आप दे के निकलोगे ना, लगेगा कि यार क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ठीक है। तो इनको हल्के में भी मत लीजिएगा कि ये आपका एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एग्जाम है तो चलो भाई कुछ भी दे देंगे या कर देंगे। तो मैं जो मेरा जो इसके लिए रिगार्डिंग जो इसके वोट है, वो आपका क्या है, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। चूंकि निगेटिव मार्किंग है, बच्चों से गलती होती है, थोड़ा भी अगर आप संभल के पेपर करोगे तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे, पहली चीज। अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं और चर्चा करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है। तो जैसा कि अभी मैं आपको सिलेबस में भी दिखा दूंगा, बट पहली चीज जो भी पढ़ना है आपको थोड़ा सा प्लांट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पढ़ना है। हालांकि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा एग्रीकल्चर में घुस जाना है, लेकिन आपको प्लांट को इग्नोर नहीं करना है। मतलब प्लांट का जो आपका क्लासिफिकेशन जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपके फंगस से कौन सी डिजीज होती है, या एग्रीकल्चर में बहुत सारे नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, एल्गी है, फंगस है, आपका बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो पूरा चीजें आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे ये सब देख लीजिएगा, स्टोमेटा वाली स्टोरी देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन क्लोजिंग वाले जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ये मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आपका बेसिक बायोलॉजी चलता है, जहाँ पे आप ग्लाइकोलिसिस से ले जाके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होके जो आपका पूरा कहानी बनता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, वो पूरी कहानी आपको पढ़नी है। इनिबिटर्स वगैरह के रिगार्डिंग मैंने खुद वीडियो अपलोड कर रखा है। इसके अलावा ग्लाई ऑक्सिलेट, जो कि मैंने रिवीजन के समय पढ़ा दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में होता है। ग्लाई ऑक्सिलेट से आपका क्वेश्चन बनेगा। लैक ओपेरॉन आप पढ़ लीजिएगा, ट्रिप ओपेरॉन पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ सब के पूरी चीजें आपको कवर करके जानी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाकी एग्रोबैक्टीरियम हो गया, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे पूछा जाएगा। बीटी टॉक्सिन मैंने खुद पढ़ा दिया है, एग्रोबैक्टीरियम पढ़ा दिया है, तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। बाकी प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स जरूर देख कर जाइएगा, इसका भी मैंने कवर कर दिया है। बहुत क्वेश्चंस फंस जाएंगे, तो जो लास्ट के 5 वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका प्लांट हार्मोन्स हो जाता है, और प्लांट रेस्पायरेशन हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गई, ये सारी स्टोरी जो है वो उसी में आ जाती है। एक चीज मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, चलो अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो खैर मोटी मोटी बातें समझ में आई। और दूसरी बात, तो कोई आपको फियर नहीं बनाना है कि मैंने इसके लिए स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की है, या मैंने इसके लिए, अरे भाई आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपने मास्टर्स किया है, आपने बीएससी में कुछ पढ़ा है, आपने एमएससी में कुछ पढ़ा है, जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मोर और लेस सारी चीजें वही ही रहेंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होगा, तो वो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होकर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा, फिर फिफ्थ से सिंथेसिस होगा। ऐसा नहीं है कि आईसीआर वाला कहेगा कि नहीं भैया हम नहीं मानते हैं कि हमारा 1 2 3 4 5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो बायोलॉजी तो आपकी वही ही लगनी है। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस के रिगार्डिंग अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 2 4 बिंदुओं पे केंद्रित रहूंगा, मतलब क्योंकि एंटोमोलॉजी या उस चीजों पे मैं उतना चर्चा नहीं करूंगा, मैं लाइफ साइंस के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैं तीन सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा, और मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स उसके लिहाज में ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर बायोटेक, जो कि आपका बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरा जो है वो आपका प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रीम है। और एक आपका माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपका एग्रीकल्चरल है। तो इन 3 बिंदुओं पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर मैं इसका सिलेबस भी दिखाऊं तो अब आपका हौसला कैसे बढ़ेगा उसको देखिए। अब यहाँ पे देखते जाइए, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे सिलेबस है। तो पहले यूनिट में ही आपसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ रहे हैं, जहां पे आपसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट का सेल आर्किटेक्चर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइऑक्सिसोम, जैसे मैंने आपको बताया ना। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी अपरेटस, ग्लाइऑक्सिसोम का जिक्र आ गया, ठीक है। तो क्या ये चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं? बिल्कुल पढ़ी हैं भाई। तो क्यों घबरा रहे हो? इसी तरीके से आपका सेकंड यूनिट में आपका बायोमोलिक्यूल्स है, जिसमें आपको पूरा ये आपको कार्बोहाइड्रेट से लेकर सिट्रिक एसिड साइकिल तक पूरी स्टोरी पढ़नी है। विटामिन मैंने पढ़ा रखा है। प्लांट और एनिमल्स के हार्मोन है, हालांकि प्लांट हार्मोन पे ज्यादा फोकस रहिएगा। इसके अलावा आपका एंटीऑक्सीडेंट मैंने पढ़ा रखा है,
ठीक है? तो कुछ इसमें बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है। एंजाइमोलॉजी मैंने अभी रिसेंट में कवर कर दिया है, एंजाइमोलॉजी आपको पूरा मिल जाएगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे जब आप आएँगे, तो वहाँ पे थोड़ा आपका जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, जीन आइसोलेशन या स्प्लिट जीन, पढ़ते नहीं हो स्प्लिट जीन जो आप पढ़ते हो आपके एक्सॉन इंट्रॉन वाली ओवर स्टोरी है, स्यूडो जीन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन इनहैंसर, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, म्यूटेशंस आपसे पूछा जाएगा। बाकी आप जो ये वायरस वाले में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसपोजिशन, ये सब चीजें आपने बेसिक लेवल पे पढ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन पे आएंगे तो आपका मैंने जो बताया नहीं, आपका डीएनए से लेकर पूरा का पूरा आपका ट्रांसलेशनल तक की स्टोरी जाएगा। ठीक है, और इसमें ड्रोसा पासा, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि ये क्वेश्चंस मुझे याद है जब मैंने पेपर दिया था, तो प्लांट मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे, और वहां पे जो आप माइक्रो आरएनए की जब आप बायोजेनेसिस पढ़ते हैं, तो वहां पे एंजाइम आपका ड्रोसा आता है, पाशा आता है। तो मुझे इतना जरूर मेरे दिमाग में बस गया था कि ये क्वेश्चन जरूर आया था मेरे एग्जाम में। तो समझ सकते हैं ना कि इस लेवल तक क्वेश्चन वो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ के जाइएगा। ड्रोसा है, पाशा है, आरएनए एडिटिंग है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, हिस्टोन एसिटाइलेशन है, डीएसिटाइलेशन है। समझ रहे हैं? तो कोई बहुत स्पेसिफिक काम नहीं करना है, बस जो आप पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे आपको प्लांट के ओरिएंटेड करना है। जेनेटिक कोडॉन मैंने आपको डीबीटी के रिगार्डिंग इतना पढ़ा रखा है। कुछ टेक्निक्स आपसे पूछा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न पढ़ा दिया है, एलाइजा पढ़ा दिया है। ठीक है, फिश है, रिया है, पीसीआर है, सब चीजें हैं। और भाई जो थोड़ी बहुत एक दो चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, जो चीजें पढ़ा है उस पे कमांड करो, क्योंकि 4 दिन में आप कोई नई टेक्निक भी या कोई नया टॉपिक भी नहीं सीख जाओगे। तो जो सीखा है उसको पढ़ के जाइएगा। टूल्स टेक्निक की मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, डेफिनेटली फायदा करेगा। ठीक है, इसके अलावा जीन क्लोनिंग में भी जो कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का केस आ जाता है, वो सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह। बस यहीं तक आपकी कहानी है। इसके अलावा अगर आप यही में अगर आप और भी देखेंगे तो ये आपके 7 यूनिट्स ये हो गई। फिर अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आते हैं तो वही सारी आपकी कहानी है, प्रोटीन सिंथेसिस है, बायोफोर्टिफिकेशन है, जीन पिरामिडिंग है, राइबोजाइम है, तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। फिर अगर आप प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे जाते हैं तो जो भी आपके स्ट्रेस वगैरह जो मैंने आपको डीबीटी में आपका काम आएगा, 1000 बार मैंने बताया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपका कौन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड के लिए आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बना तो बॉटनी का कोई पेपर ही नहीं बनेगा। ठीक है, कौन से आपके एरोबिक है, कौन से एनारोबिक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। हैवी मेटल्स पढ़ना है, ड्रॉट पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिक ये हो जाएगा। टिश्यू कल्चर भी मैंने पढ़ा दिया था, जो डीबीटी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। ये भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा। फिर आप प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएंगे, वहां पे क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जो मैंने बीटी टॉक्सिन वाली स्टोरी पढ़ाई थी, वही तो दिख रहा है, फंगल बैक्टीरिया रेजिस्टेंस। तो वही सारी चीजें हैं। अगर आप डीबीटी पे भी फोकस है ना, तो आप समझ सकते हैं ना, आप 13 मई को जो आपका डीबीटी का एग्जाम है ना, उसके पहले आप इसको एज अ मॉक टेस्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर मार्कर और जीनोमिक टेक्निक्स वगैरह है। तो ये कहानी हो जाती है आपकी एग्रीकल्चर सॉरी, एग्रीकल्चर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का। अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, जो कि आपका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पे मैं उतना नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं लाइफ साइंस के डील करता हूँ तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी बच्चे जो होंगे, पूरा का पूरा आपका इनके में तो आपका केवल 5 ही यूनिट है। ठीक है, इनके सिलेबस में तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिया भी नहीं है। ठीक है, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी जो बच्चे एमएससी करते हैं ना, उनका डेफिनेटली पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, माइक्रोबियल वर्ल्ड का पूरा हिस्ट्री हो जाएगा, जो भी आप कैलकुलेट करते हैं, आप ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप प्लांट बायोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी सब चीजों में मोर और लेस चीजें वहीं घूम फिर के हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे हौसला बना के काम करना होगा। प्लांट बायोकेमिस्ट्री देख लीजिए, पूरी आपकी बायोकेमिस्ट्री बेसिक पूछी जाएगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं, जो बच्चे प्लांट बायोकेमिस्ट्री वाले हैं। थोड़ा सा एनएडीएच, एनएडीपीएच या बियर लैम्बर्ट्स लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन, सब तो पढ़ा रखा है यार। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। बाकी जो भी अगर जो बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, उनके में पूरा एक चैप्टर होता है बायोसिंथेटिक पाथवे, जब वो एमएससी पढ़ते हैं, उनके एक सेमेस्टर में सिलेबस होता है। तो उस सारे में आपका पूरा ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो भी आपका है जी प्रोटीन सिग्नलिंग वगैरह,
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन्स ये सब आपका पूछा जाएगा और इसमें भी आपका से प्लांट हार्मोन्स वगैरह हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपका वही है। टेक्निक्स आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रॉड सिलेबस बट स्टिल ठीक है, जो आपको आता है उसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी बेसिक जो टेक्निक्स हैं, एलाइज़ा, रिया, फ्रैप, फ्रेट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए में जो आप पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। बाकी बायोकेमिस्ट्री से आप किस तरीके से फ्रूट वगैरह में, किस तरीके से आप वेजिटेबल्स वगैरह में इनहैंस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको C3, C4 कैम पाथवे पढ़कर ही जाना है भैया, ठीक है? प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो गई, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है भाई। मुझे जो समझ में आ रहा है कि बस जो चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा-सा बॉटनी ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ लेना है, तो इन चीज़ों को अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा आपको समझ में आया होगा कि लास्ट के 4 दिन क्योंकि नई तो चीज़ें अब आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है? रिवाइज़ ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एट लीस्ट अगर सब चीज़ों को मैं मिला दूँ, तो कुल मिला के आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़िएगा अच्छे से। पानी प्लांट में पानी कैसे चढ़ता-उतरता है, जो भी वहाँ पे थ्योरी दी गई है। स्टोमेटा वाली स्टोरी पढ़िएगा, ठीक है? इसके अलावा जो आपको यहाँ पे देखना है, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, C3 पढ़िएगा, C4 पढ़िएगा, प्लांट्स के एग्ज़ाम्पल ज़रूर देखिएगा। कैम पाथवे होता है, ये पढ़िएगा, C2 पढ़िएगा, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स आपका स्पेसिफिक हो गया। प्लांट हार्मोन्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। जितने सारे आपके हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स की सिग्नलिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपका मतलब प्लांट रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट के बायोसिंथेटिक पाथवे में आपका जो भी है कोलेस्ट्रॉल है, न्यूक्लिक एसिड है, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़िएगा, कौन कहाँ कट मारता है, कैसे मारता है, क्या करता है, कितने फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम आपको पढ़ना होगा, बीटी टॉक्सिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है? और बायो फोर्टिफिकेशन हो गया, जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस होती है, इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है? फिंगरप्रिंटिंग है, फुट प्रिंटिंग है, ये सब लेक्चर्स भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। टेक्निक में देख लीजिएगा, एलाइज़ा, रिया, ठीक है? पीसीआर से क्वेश्चंस आएँगे, पीसी पीसीआर से क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप देख कर जाइएगा और आप अब अगर आप समझदार हैं यहाँ पे, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि आप यहाँ पे क्या आपको अप्रोच रखने हैं, ठीक है? बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पूरा पढ़िएगा, आरएनए एडिटिंग वगैरह पढ़िएगा, ठीक है? और जो भी वहाँ पे फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? ड्रोसा-पासा वाली स्टोरी मैंने आपको बता ही दिया है। और कौन-सा पॉलीमरेज़ प्लांट हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ते हैं ना डीएनए पॉलीमरेज़ आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, लेकिन कुछ आपके स्पेसिफिक जो डिस्कवर हुए हैं, जो प्लांट में भी डिस्कवर हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन-सा पॉलीमरेज़ जो है वो आपका प्लांट में है, 4th एंड 5 शायद है, ठीक है? तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं, जो प्लांट में डिस्कवर की गई हैं, उनको देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये सारी स्टोरी है, बाकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने आपको टोमेटो वाली स्टोरी पढ़ाई थी, फ्लेवर सेवर टोमेटो वाली, ठीक है? कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट अगर आपको बताना है या अगर आप डिज़ीज़ की तरफ जाते हैं कि प्लांट में बैक्टीरिया से कौन-कौन से डिज़ीज़ होते हैं, दे देगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिज़ीज़, कौन से फंगस बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक है? फंगस ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? फंगस बहुत डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं प्लांट्स में, ठीक है? उसको पढ़िएगा, एल्गी पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन में भी देख लीजिएगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? और बाकी ये फ्रूट्स वगैरह कैसे बनते हैं, सीड हो गया, ठीक है? ओवरी वगैरह ये सब जो प्लांट के स्ट्रक्चर्स होते नहीं है जब आपका एंजियोस्पर्म वगैरह पढ़ते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड किसमें होता है? तो ये सब जो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें जो है वो आपको इन सब चीज़ों में आप घूम फिर के पढ़ लीजिएगा, बाकी तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिएगा, बायोलॉजी का पेपर समझ के करिएगा और कुछ नहीं समझ में आता है तो डीबीटी से पहले एज़ अ मॉक टेस्ट समझ के ये पेपर दीजिएगा और ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? बाकी जैसा फीडबैक आता है वो बताइएगा कि क्या मेरे बताने से कितने आपके वहाँ पे क्वेश्चंस वहाँ पे उसके आस-पास आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मोर और लेस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी अब आपका काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ के जानी है। बाकी कोई और भी चीज़ें होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल है, बाकी इस चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएँगे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है भैया कि टाइटल देख लिया कि डीबीटी बेट जेआरएफ लास्ट मिनट रिवीजन है, तो भैया ये डीबीटी के लिए ही है। ऐसा नहीं है, बायोलॉजी हर जगह वही है, सब जगह घूम फिर के चीज़ें वही पूछी जाएँगी। तो
उसको जो है कि आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। बाकी बॉटनी का प्लेलिस्ट यहाँ पे बना है, मतलब जितना हो सका है, जितने कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे, शानदार अवेलेबल है। ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे बायोटेक का बना है, ठीक है, बॉटनी के बने हैं, और कुछ और क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ में आपको 80 वीडियोस के अप्रॉक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते समय मैंने कॉन्सेप्ट्स को बताया है। बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ही जो मतलब कह सकते हैं कि सॉलिड सिद्ध होगा। ठीक है, सेल सिग्नलिंग भी पढ़ा रखा है, मोरलेस आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत इम्यूनो भी पढ़ लीजिएगा, आज का दौर चल रहा है तो हो सकता है कुछ इम्यूनो से भी एक आध दो क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। बाकी यहाँ पे सिलेबस का कॉलम दिया गया है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उस पर्टिकुलर सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे अपडेट होगा वो आपको समय से पहले पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।